आज का हमारा विषय है पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसमें हम पर्यटन में राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण को देखेंगे और वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा होता है और मुक्त बाजार से पर्यटन उद्योग कैसे बदल गया तथा राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाओं पर भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर्यटन को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो हमें पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि उसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और उसकी आवश्यकता आखिर इतनी क्यों है। तो बात है, पर्यटन जो कि विदेशी मुद्रा आय, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लाभों को शामिल करता है। 90 के दशक के दौरान पर्यटन से संबंधित नीतियों के प्रति दृष्टिकोण में समग्र परिवर्तन हुआ। तात्कालिक लक्ष्य यह था कि मेजबान समुदायों और पर्यटकों के लिए पर्यटन के लाभों को समान रूप से अधिकतम करना, जबकि मेजबान समुदाय पर सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करना था। जैसे यहाँ तक कि जैसे जानते हैं कि पहाड़ों पर ट्रैकिंग और एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ने जैसी गतिविधियों से पता चला था कि स्थानीय पर्यावरण के लिए इस तरह की गतिविधियां विनाशकारी हो सकती हैं। पर्यटक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा लाते हैं, पानी और खाद्य संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। कई विकासशील देशों के लिए पर्यटन अक्सर विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, जबकि विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से होने वाला आय भुगतान के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उद्योग के रूप में पर्यटन एक स्वस्थ विकास को दर्शाता है और इसे एक सुरक्षित विकास विकल्प माना जाता है। विद्वानों ने गरीबी और असमानता के मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच और साथ ही अविकसितता के संवाद के भीतर पर्यटन की जांच करने की आवश्यकता पर विचार किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूछा जाता है कि क्यों पर्यटन जो कई गरीब देशों को कई लाभ पहुंचाता है, पहले से मौजूद असमानताओं और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए यह विशेष रूप से तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग में निहित असमानता और हाशिए के अंतर्निहित तंत्र को समझने के लिए आवश्यक है, जो पर्यटन को विकास की रणनीति के रूप में बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण विशेष रूप से पर्यटन के संबंध में इस आधार पर आधारित है कि पर्यटन इस तरह से विकसित हुआ है कि यह उपनिवेशवाद और आर्थिक निर्भरता के ऐतिहासिक स्वरूप से मेल खाता है। यह देखा जाता है कि धनी राष्ट्र उन गरीब लोगों की कीमत पर विकसित होते हैं जो पहले के उपनिवेश और उपनिवेशवादी देशों के बीच पदानुक्रम की नकल करते हैं। अब हम मुख्य रूप से राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बलों और शक्ति संबंधों का अध्ययन शामिल है, जिससे बाजार के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया और इससे विभाजन, संघर्ष और असमानताएं उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्री जटिल और परिवर्तनशील आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संगठन और गतिशीलता को आकार देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्भरता सिद्धांत का मुख्य विषय विकास और विकासशील के बीच का संबंध है। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि विकासशील देशों के पास एक बाहरी और आंतरिक राजनीतिक, संस्थागत और आर्थिक संरचनाएं हैं जो उन्हें विकसित देशों के सापेक्ष निर्भर स्थिति में रखती हैं। जब विकासशील और विकसित देश वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक साथ आते हैं तो यह देखा जाता है कि विकासशील देश विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को पोषित कर रहे हैं। दूसरी ओर निर्भरता प्रतिमान यह भी तर्क देता है कि एक समाज में यह आंतरिक कारक नहीं है जो अविकसितता की ओर ले जाते हैं, बल्कि यह बाहरी राजनीतिक, संस्थागत और सामाजिक आर्थिक संरचनाएं हैं जो विकासशील देशों को विकसित देशों के सापेक्ष एक निर्भर स्थिति में रखती हैं।
अब हम देखेंगे कि पर्यटन में राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है और वैश्वीकरण में किस तरह से, और फिर नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था किस तरह से होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पर्यटन में। पहले में ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे पर्यटन राजस्व के द्वारा गरीबी में कमी लाई जा सके। इसी उद्देश्य से गरीब ग्रामीण समुदायों को पर्यटन के विकास के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने पर्यटन विकास के बहुत कम लाभ देखे हैं। जैसे यदि कोई हिमालय की तलहटी में जाता है तो कई स्थानीय गांव अब बाहरी संस्थानों के सहयोग से पर्यटकों को तंबू आवास और स्थानीय गाइड और सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि बाहर के पर्यटन उद्यमों को स्थानीय लोगों से सहयोग के बिना इन कठिन इलाकों में काम करना लगभग असंभव है। अधिक पर्यटकों के आने से कई स्थानीय व्यक्ति व्यापार में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के छोटे होटल और गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। भारत में तीर्थ स्थानों में स्थानीय पर्यटन लगभग हमेशा पंडों या वसानुगत मंदिर के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए स्थानीय पदानुक्रम है जो पर्यटन में आते हैं। अब हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विकास ने पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के निगमित वैश्वीकरण को नेतृत्व किया, जिसने समाजों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत किया। अनुप्रयुक्त पर्यटन का एक बड़ा निकाय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विशिष्ट बाजार में प्रवेश की रणनीतियों और विकासशील देशों में आर्थिक विकास पर पर्यटन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का मानचित्र करने के लिए किया गया था। जैसे पर्यटन उद्योग की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य शाखाएं हैं बोल सकते हैं, यानी होटल, एयरलाइंस और यात्रा कराने वाली कंपनियां, जो कि तेजी से अंतर्राष्ट्रीय हो गई और इन बड़े उद्यमों का वर्चस्व बढ़ गया। वे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, वे अपने लाभ को अपने पास रखते हैं और स्थानीय संसाधनों का दोहन करते हुए शायद ही कभी अपने विकास या नवीनीकरण में कुछ भी निवेश करते हैं। जबकि उदाहरण के लिए सरकार हिमालय में सड़कों का निर्माण करने के लिए करदाताओं को धन का उपयोग करती है। इसका सबसे अधिक फायदा उन कॉरपोरेट कंपनियों को होता है जो बाद में इन सुलभ स्थानों पर 5 स्टार होटल बनाएंगे, जबकि उन्होंने कोई योगदान नहीं किया है। वे अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने स्वयं के खर्च पर सड़क, स्वच्छता सुविधाएं और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, लेकिन होटल इन पर कोई योगदान देने की संभावना नहीं रखते हैं। अब हम मुक्त बाजार पर बात करेंगे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यह दिखाने में सक्षम है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विश्व आर्थिक प्रणाली में गंभीर विकृतियों और असंतुलन से पनपता है। पूंजी और सेवाओं की सीमा पार गतिशीलता के लिए बाधाओं को ध्वस्त करने और तीसरी दुनिया में गंतव्य क्षेत्रों में निवेश और वित्तीय प्रवाह बढ़ाने के लिए नव उदारवादी नीतियों को और अधिक उत्तेजित किया है। इसके अलावा गंतव्य क्षेत्र अधिक पर्यटक प्राप्त करता क्षेत्र नहीं है, लेकिन सार्वजनिक निजी साझेदारी पर ध्यान देने के साथ अपने क्षेत्रों में अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक रूप से शामिल है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की वकालत की जाती है, हालांकि व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जा सकता है। अब हम राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं देखेंगे और उन्हें हल करने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण का कई देशों के लिए सकारात्मक प्रभाव नहीं है, जैसा कि विशेष रूप से विकासशील देशों ने वादा किया गया था। वैश्वीकरण और पर्यटन उद्योग पर इसके प्रभावों पर विद्वानों ने कहा है कि यदि लोग पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार हैं, तो मजदूरी और सामाजिक परिस्थितियों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिसमें वे पूर्ण रूप से काम कर सकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पूरी तरह से आंशिक रूप से पर्यटन में शामिल हैं, मुनाफे का प्रमुख हिस्सा लेती हैं
और अक्सर पर्यटन स्थलों के पर्यावरण संबंधी चिंताओं में भाग नहीं लेती हैं। ऐसी संभावना है कि जब गंतव्यों पर जोर दिया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उनका बुनियादी ढांचा पर्यटकों की बढ़ी हुई संख्या के साथ उखड़ सकता है, क्योंकि यह काम लोगों को आकर्षित कर सकता है और धीरे धीरे किसी भी पर्यटक को आकर्षित करने में विफल भी हो सकता है। पर्यटक उद्योग में संभावना खनन उद्योग की तरह है। इसमें स्थानीय प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पानी और जंगल जब सूख जाएंगे तब सब चले जाएंगे। वैश्विक उद्योगों के लिए स्थानीय लोगों या स्थानों के साथ कोई भी भावनात्मक या आर्थिक लगाव नहीं रहता है। उनके लिए हर स्थान केवल एक लाभकारी वस्तु है। जैसे पर्यटन ने केरल जैसे तटीय क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, जहां होटल और मॉल बनाने के लिए सदाबहार मैंग्रोव वन जो होते हैं समुद्र के किनारे, उन्हें काट दिए गए। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा ने प्राकृतिक आवरण की कमी के भयावह परिणाम दिखाए हैं। संभावना है कि ऐसे विशेष स्थान हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब स्थानीय निवासियों के लिए उस सड़क का अंत हो सकता है जिससे वे अपनी आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन खो सकते हैं। ऐसा संभव है कि पर्यटन उद्योग में अर्धकुशल या कुशल श्रमिक काम करेंगे, तो ऐसा होना संभवतः शामिल है। दूसरा है सामाजिक अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी उपेक्षा और निर्मित पर्यावरण का विघटन धीरे धीरे उस धन को बनाने में विफल हो जाएगा जो इसे माना जाता था। पर्यटन जो नई अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, जो अपेक्षित विकास और वृद्धि नहीं कर सकता है। इन्हीं सभी चिंताओं को देखते हुए बटलर इनके प्रबंधन करने के लिए मॉडल प्रदान करते हैं। वह है उत्पाद जीवन चक्र। यह मॉडल पर्यटन उत्पादों के प्रक्षेप वक्र को विकास की संभावनाओं के प्रारंभिक अन्वेषण से लेकर उसके अंतिम पतन तक ले जाता है। यह मॉडल सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के बिना उत्पाद की अति उपयोगिता से होने वाले प्रभावों पर है। बाजार की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग और इसके विकास के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और सरकार की नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पारिस्थितिक अस्थिरता पर राजनीतिक बातचीत को सघन किया जाना चाहिए। पर्यटन उद्योग की समस्या का निर्माता नहीं होना चाहिए, लेकिन समाधान और पारिस्थितिक अस्थिरता के मुद्दों का हिस्सा होना चाहिए। ऊर्जा की खपत कम हो और स्थलों पर प्रदूषण कम हो। स्थलों पर समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए और पर्यटन विकास परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे भारत के कुछ गंतव्य स्थलों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक संतोषजनक सामुदायिक पर्यटन परियोजना विकसित करना है, जहां स्थानीय समुदाय भाग लेते हैं और उद्योग से लाभान्वित होते हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली पर्याप्त आय से न केवल पर्यटन उद्योग के विकास में मदद मिलेगी, यह भी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक भाग को लाभ मिलना चाहिए, न कि उनको जिसके पास पूंजी ही है। इस प्रकार ये समाप्त होता है। धन्यवाद।